स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक रहेगा मानवाधिकार की क्लास से रिलेटेड और उसमें हमें ध्यान देना है कि मानवाधिकार में हमें सबसे पहले अपने अधिकारों से रिलेटेड बात करेंगे। तो अभी तक मैं आपको मानवाधिकार में मैग्ना कार्टा बता चुका था, ठीक है। मैग्ना कार्टा क्या था? मैग्ना कार्टा जो था आपका किसे कहा जाता है और किसमें कौन से भाग में वर्णित है? तो ये मैग्ना कार्टा जो है भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित है और अनुच्छेद ऐसा कह सकते हैं कि मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? कहा जाता है मौलिक अधिकार, ठीक है। मौलिक अधिकार को ही आप किसके नाम से जानते हैं? मैग्ना कार्टा के नाम से। अब महत्वपूर्ण बात यह आती है कि मैग्ना कार्टा जो है, मैग्ना कार्टा का समझौता या फिर मैग्ना कार्टा जो समझौता हुआ कब हुआ था? 1215 ईस्वी, ठीक है, 1215। मानवाधिकार से रिलेटेड आपके जो क्वेश्चंस हैं, आपके नीति निर्देशक तत्व में एक आर्टिकल्स का वर्ण मैंने बता दिया था, द्वारा से देख लेंगे। क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में वर्णित है भारतीय संविधान, ठीक है। कौन से भाग में? भाग 4 में वर्णित है। सभी लोग ध्यान रखेंगे, मानवाधिकार में आप ध्यान रखेंगे कि भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का वर्ण किया गया है, ठीक है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि जो भाग 4 है वो 36 से 35 से लेके 36 से लेके 51 तक के आर्टिकल्स आते हैं। इसमें साथ में मौलिक कर्तव्य भी आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? मौलिक कर्तव्य भी आ जाते हैं साथ में। इसमें अनुच्छेद 21 से 51 तक। अब क्यों आ जाते? क्योंकि इसमें भाग 4 में वर्ण किया गया है 2 चीजों, एक तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का और एक है वो है मौलिक कर्तव्यों का, ठीक है। भारतीय संविधान में पहले मौलिक कर्तव्य नहीं थे। क्या थे? नहीं थे। हुआ क्या कि जब मौलिक कर्तव्य नहीं थे तो फिर इनको जोड़ा गया, ठीक है। किसको? मौलिक कर्तव्य बाद में जोड़े गए थे भारतीय संविधान। इस चीज को ध्यान रखना। अब सबसे महत्वपूर्ण बात सभी लोग नोट करते जाएंगे, जो मानवाधिकार से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो सब लोग नोट करते जाएंगे। तो क्वेश्चन लिखेंगे, मानव अधिकार आयोग, लिखो सभी। मानव अधिकार आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? प्रथम अध्यक्ष कौन था? मानव अधिकार का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो लिख लेंगे डी रूजवेल्ट। ठीक है। ये मानव अधिकार के आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे, ठीक है। अगर पूछा जाए कि मानवाधिकार हॉटलाइन की स्थापना हुई थी, क्वेश्चन लिख लो, तो ये भी आपको लिख लेना है कि मानवाधिकार हॉटलाइन की स्थापना 1993 में हुई थी। कब हुई थी? 1993 में मानवाधिकार की हॉटलाइन तैयार की गई थी या स्थापना की गई थी। सबसे ऐसा कहा जाता है, अगर पूछा जाए आपसे क्वेश्चन की मानवाधिकार की स्थापना किस देश में हुई थी? 1913 में बता दिया मैंने, बोर्ड पर भी लिख दिया था। अब अगर आपसे पूछा जाए कि मानवाधिकार की स्थापना किस देश में हुई थी, क्वेश्चन लिख लेंगे सभी। मानवाधिकार की स्थापना किस देश में हुई थी? तो वो है रोम। कहाँ है? रोम, ठीक है। कहाँ पर? रोम। अब जब विश्व मानवाधिकार आयोग का जो सदस्य होते, इनका चुनाव किसके द्वारा होता है? मान लिया जाए विश्व मानवाधिकार आयोग है, उसमें जो सदस्य चुने जाना है
तो किन के द्वारा चुने जाएंगे वो क्वेश्चन भी लिख लो कि मानव अधिकार आयोग के सदस्यों का चुनाव आर्थिक सामाजिक परिषद करता है। आर्थिक सामाजिक परिषद, ध्यान रखना है, आर्थिक और सामाजिक परिषद के द्वारा उसके सदस्यों के चुने जाते हैं। किसमें? मानव अधिकार की बात कर रहे हैं। मानव अधिकार आयोग के सदस्यों का चुनाव आर्थिक और सामाजिक परिषद जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग है, उसके माध्यम से विश्व मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की जब चुनाव होता तो उसके द्वारा होता। किसके द्वारा? आर्थिक और सामाजिक परिषद के माध्यम से चुनाव किया जाता है। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि मानव अधिकार क्षेत्र में सामाजिक और या सामाजिक प्रगति और विकास की घोषणा किसके द्वारा की जाती है, तो ये भी आपका संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग के द्वारा की जाएगी। कौन से अंग के द्वारा की जाएगी तो वो है महासभा। अब महासभा के द्वारा की जा रही तो फिर इसके बाद कब की गई? महासभा के द्वारा की गई तो कब की गई? क्वेश्चन लिख लो अच्छा कि मानव अधिकार के क्षेत्र में सामाजिक प्रगति और विकास की घोषणा, महासभा ने स्वीकार की थी। तो कब की थी? स्वीकार की थी तो वो है 1968 में महासभा द्वारा स्वीकृत की गई थी। 1968 ईस्वी में महासभा द्वारा स्वीकृत कर ली गई थी। ठीक है, कब कर ली गई थी? 1968 में। सभी लोगों ने लिख लिया। अगर पूछा जाए कि एक विचार से रिलेटेड बात आ जाए, मानवाधिकार से रिलेटेड, जैसे अगर पूछा जाए आपसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ में मानवाधिकार का महत्वपूर्ण स्थान होगा, ऐसा किसने कहा? ऐसा किसने कहा था कि संयुक्त राष्ट्र संघ में मानवाधिकार का सबसे महत्वपूर्ण स्थान होगा? यह किसका विचार है? यह ऐसा विचार किसने दिया था? लिख लो, ये भी आ सकता, ये भी इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन बने कि संयुक्त राष्ट्र संघ में मानवाधिकार का विकास, ऐसा मानवाधिकार का महत्वपूर्ण स्थान है, ऐसा किसने कहा? तो लुईस हैंकिंग ने कहा था कि संयुक्त राष्ट्र संघ में मानवाधिकार का महत्वपूर्ण स्थान है। ऐसा विचार किसका था? लुईस हैंकिंग। लुईस हैंकिंग ने कहा था नेक्स्ट है कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, ध्यान रखें कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बनते जैसे मैग्मा कार्टा से रिलेटेड। ठीक है, और अगर पूछा जाए मानवाधिकार में पूछा जाए तो मौलिक अधिकार से रिलेटेड, और क्वेश्चन बनते हैं जो है संविधान से रिलेटेड, संविधान में मतलब नीति निर्देशक तत्व और मतलब जितने भी तमाम प्रकार के अधिकार होते हैं वो सारे क्वेश्चन आपके बने होते हैं। अब ऐसा भी बनाया जाता है जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितने अनुच्छेद हैं? अब गंभीर समस्या है। अभी भारत के अनुच्छेद की बात किया तो वो तो ठीक है, आप तुरंत बता दोगे कि मूल संविधान में 395 आर्टिकल्स हैं, ये बात तो नॉर्मल सी है। अनुसूचियां पूछी जाएंगी तो आप बता दो कि पहले 8 थी अब 12 है, ये भी बात क्लियर है। अगर पूछ लिया जाए कि भाग कितने हैं तो भाग 22, भारतीय संविधान में मूल संविधान में 22 और वैसे 25 भाग। लेकिन अगर बात की जाए, ये तो भारत की बात चल रही है,
संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितने अनुच्छेद हैं? भारत के संविधान के तो 395 मूल संविधान में थे, लेकिन अब संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितने हैं? तो उसमें 111 आर्टिकल्स का वर्णन किया गया। लिख लेना सभी। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कुल अनुच्छेद है 111। ठीक है। और अगर फिर और बात पूछी जाए कि ठीक है ये बात होगी, अब एक भारत का मैग्ना कार्टा तो आपको मौलिक अधिकार को कह देते हैं, जो राष्ट्रीय लेवल का मैग्ना कार्टा, उसमें कितने आर्टिकल्स होते हैं? 63 आर्टिकल्स। मैग्ना कार्टा में अनुच्छेदों की संख्या है तो लिख लो 63 अनुच्छेद। 63 अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? 63 मैग्ना कार्टा में। ठीक है। अनुच्छेद कितने पाए जाते हैं इसमें? कितने हैं? 63। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी तो आप भारतीय संविधान के बारे में देख रहे थे। आपने कहा कि भारतीय संविधान में 305 मूल संविधान में 395 आर्टिकल्स के अनुच्छेद हैं, 8 अनुसूचियां पहले थी, अब 12 अनुसूचियां हैं। इसी प्रकार से आप कहें भाग 22 थे लेकिन अब 25 है। अब लेकिन अगर आपसे पूछे कि ये तो बात हो गई यहाँ की, लेकिन अब बात अगर राष्ट्रीय लेवल की जाए तो संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के जो आर्टिकल्स हैं उनको ध्यान रखना है। कितने आर्टिकल्स हैं? 111। ठीक है। इसके बाद बात आती है कि अगर आपसे पूछा जाए कि 111 तो क्लियर हो चुके सभी के, अब बात आएगी कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे। तो मानवाधिकार में आपको जितने लेवल तक बात रखी गई, संयुक्त राष्ट्र से लेके राष्ट्र तक की बात, उसकी जिस जो संविधान उसमें रिलेटेड में आ जाती है, उन सभी संविधानों से क्वेश्चन बनते हैं मानवाधिकार। जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में से जितने आर्टिकल्स हैं उनमें से भी क्वेश्चन बन के आएंगे। तो हमें 111 आर्टिकल्स में से महत्वपूर्ण आर्टिकल्सों के बारे में पढ़ लेना, मैग्ना कार्टा के 63 आर्टिकल्सों के बारे में पढ़ लेना, भारत के 395 आर्टिकल्स के बारे में पढ़ लेना, फिर आपका मानवाधिकार का कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है। अधिकतर इसमें क्वेश्चन ऐसे भी ले लेते जैसे क्रांति से रिलेटेड, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, रूस की क्रांति कब हुई थी, और क्या नाम से इंग्लैंड की क्रांति कब हुई थी। ये भी क्वेश्चन मानवाधिकार में आ जाते हैं, आ जाते हैं और आते हैं। मॉडल में भी दिए होंगे, आप लोग देख लेना, बुक्स में भी कभी कभी दिए रहते या फिर दिए होंगे, देख लेना। ऐसे भी क्वेश्चन, मतलब सीधी सी बात यह है कि आपके जो क्वेश्चन बनते हैं वो नॉर्मल सी बात यह है कि वो जो क्वेश्चन बनाए जाते हैं वो संविधान से रिलेटेड होते हैं। अच्छा, ऐसी कंडीशन जैसे जिसके द्वारा मानव को कुछ अधिकार मिले हो, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाया जाता है। ठीक है। अब हमें ध्यान क्या देना है कि जैसे सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि आपको एक डे याद होना चाहिए। जैसे मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? कितने लोगों को मालूम है ये बताओ? नहीं मालूम। अच्छा, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। ये तो सभी को मालूम है कि 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है। क्या मनाया? पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ये चीज तो जानते हो। 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस? नहीं मालूम। चलो क्वेश्चन लिख लो बच्चे जो है क्या नाम से, बहुत सारे क्वेश्चन देखो। जब मानवाधिकार आप पढ़ रहे हो तो आपको ध्यान देना है कि सबसे पहली चीज तो ये है कि जिस चीज के बारे में आप पढ़ रहे हो उसी के बारे में याद नहीं है तो बहुत बड़ी बात है ना, है नहीं है? तो देखो अभी कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो मोस्टली क्वेश्चन रहेंगे, वो अभी संयुक्त राष्ट्र संघ की बात चल रही, बाकी का आपको बताते जाएंगे, तो आप ध्यान दो। जैसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ है? ऐसा क्वेश्चन है। सुरक्षा परिषद का मुख्यालय है, सुरक्षा परिषद का मुख्यालय है वो है न्यूयॉर्क में। कहां पर? न्यूयॉर्क में सुरक्षा परिषद का मुख्यालय है। और अगर नेक्स्ट अगर बात की जाएगी तो सुरक्षा परिषद में या सुरक्षा परिषद के सदस्यों की मूल संख्या क्या थी? मूल संख्या, मूल मतलब जो जिस समय वो
तैयार हुई सुरक्षा परिषद बनाए गए उस समय कितने, जैसे अगर पूछा जाए भारतीय संविधान के मूल संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, 395। ऐसे ही सुरक्षा परिषद के मूल सदस्यों की संख्या क्या थी, क्या थी बताओ, तो आपको बताना 11 लिख, ठीक है। और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार का गठन हुआ, सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार का गठन हुआ तो आपको ध्यान रखना है 1946 में अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार का गठन हुआ। 1946 ईस्वी में मानवाधिकार का गठन हुआ था। वो भी कौन से मानवाधिकार, अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार, अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार का गठन हुआ था 1946 में। जिस समय भारत में 1946 में क्या हुआ था, सभा का आयोजन होना था, संविधान सभा का आयोजन, सबसे पहली बार संविधान सभा का आयोजन किया गया था, सभी को मालूम है, 9 दिसंबर 1946 में। और उसी समय 1946 में अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार का गठन किया गया। कब किया गया था, 1946 में। जिस समय भारत में क्या था, 9 दिसंबर 1946 को क्या चल रहा था, उस समय भारत में क्या चल रहा था, संविधान सभा का प्रथम बैठक का आयोजन हुआ था 9 दिसंबर 1946। ये चीज सबको क्लियर है। इसके बाद अगर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाए कि अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, लिख लो क्वेश्चन, लिख लो कि अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की जिम्मेदारी, सुरक्षा कायम रखने की प्राथमिक जिम्मेदारी है अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा कायम रखने की प्राथमिक जिम्मेदारी है। ये अंतरराष्ट्रीय लेवल की बात हो रही है, अंतरराष्ट्रीय लेवल की। अब अंतरराष्ट्रीय लेवल में अर्थात अंतरराष्ट्रीय लेवल पर जैसे शांति सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने की प्राथमिक जिम्मेदारी किसकी मानी जाती है, वो है अंतरराष्ट्रीय या संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अभिन्न अंग, जिसे कहते हैं सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद ही किस चीज को, अंतरराष्ट्रीय लेवल की स्वतंत्र क्या नाम से शांति और सुरक्षा को कायम रखती है या बनाए रखती है। तो क्या है वो, सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद ही अंतरराष्ट्रीय लेवल पर शांति और सुरक्षा को कायम रखने की प्राथमिक जिम्मेदारी दी गई है। किसको दी गई है, सुरक्षा परिषद को। अच्छा ये बताओ, वीटो का अधिकार किस देश को है, वीटो का अधिकार किस देश को है, नहीं मालूम, लिख लो बच्चा, क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन ऐसा लिख लेना कि क्वेश्चन ऐसा बनता है जैसे निम्न में से किस देश को वीटो का अधिकार प्राप्त है, तो आप लिख लेना चीन। चीन की राजधानी बीजिंग, ठीक है, क्या है, बीजिंग। अच्छा अगर कैसी कंडीशन बनती है कि एक राज्य, सुनो थोड़ा सा, एक राज्य दूसरे राज्य पर आक्रमण करता है तो किसकी जिम्मेदारी है, तो किसकी जिम्मेदारी है, अगर एक राज्य दूसरे राज्य पर आक्रमण करता है तो किसकी जिम्मेदारी है, तब भी आपकी सुरक्षा परिषद की जिम्मेदारी है। एक राज्य किसी दूसरे राज्य पर आक्रमण करे तो ये किसकी जिम्मेदारी रहेगी, सुरक्षा परिषद की। याद रहेगा या लिखना है, याद रहेगा, क्योंकि जो शांति व्यवस्था बनाए रखना या फिर सुरक्षा से संबंधित जो कार्य है वो किसका है, अंतरराष्ट्रीय लेवल पर सुरक्षा परिषद वही तमाम प्रकार की सुरक्षा और व्यवस्थाओं को देखते हैं। ठीक है, एक और महत्वपूर्ण जो है क्वेश्चन बनेगा वो है सामाजिक और आर्थिक परिषद से। अभी बताया था सामाजिक और आर्थिक परिषद बताई थी, बताया था क्या किस क्षेत्र में बताई थी, अभी हाल फिलहाल में मैंने सामाजिक और आर्थिक
यहाँ पे आर्थिक सामाजिक परिषद को बताया, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन लिखो। लिखो सभी, आर्थिक और सामाजिक परिषद को, आर्थिक सामाजिक परिषद को मानव अधिकार के क्षेत्र में कार्य करने का निर्देश था कौन से अनुच्छेद में? देखो, आर्थिक और सामाजिक परिषद को मानव अधिकार के क्षेत्र में कार्य करने का निर्देश किस अनुच्छेद के तहत था? किस अनुच्छेद के तहत वह मानव अधिकार के क्षेत्र में कार्य कर सकती है? कौन? आर्थिक और सामाजिक परिषद। यह संयुक्त राष्ट्र संघ का भाग है, अंग है। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 68 के तहत ये मानव अधिकार और अनुच्छेद 68 के तहत आर्थिक और सामाजिक परिषद मानव अधिकार के क्षेत्र में कार्य कर सकती है। समझ पा रहे हैं? जो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो अंग है आर्थिक और सामाजिक परिषद, यह जब कोई मानवाधिकार के क्षेत्र में कोई कार्य करती है तो कौन से आर्टिकल्स के तहत? 68वें आर्टिकल से। ये चीज सबके लिए क्लियर हो चुकी है। नेक्स्ट बात अगर आपकी आएगी कि ये क्वेश्चन शायद हम बता चुके कि आर्थिक और सामाजिक परिषद की सदस्य संख्या कितनी थी? नहीं बताया, लिख लो सभी, क्योंकि आर्थिक आरंभ में, चलिए शुरू से क्वेश्चन ऐसा लिखो, आरंभ में आर्थिक और सामाजिक परिषद की सदस्य संख्या थी। तो आरंभ में आर्थिक और सामाजिक परिषद की सदस्य संख्या थी 18। कितनी थी? 18। हमें ध्यान रखना है कि आर्थिक और सामाजिक परिषद की संख्या, सदस्य संख्या कितनी थी आरंभ में? तो वो है 18। ठीक है, इस प्रकार से 18 बताया है। इस प्रकार से अगर आपसे पूछे कि मानवाधिकार की प्रथम पीढ़ी के अधिकार बताओ, क्या पूछा गया? मानवाधिकार की प्रथम पीढ़ी के अधिकार बताओ, तो क्या बता लेंगे आप लोग? तो प्रथम पीढ़ी के अधिकार जो है वो थे राजनीतिक अधिकार और नागरिक अधिकार। ठीक है, लिख लो, नागरिक और राजनीतिक अधिकार। बताओ अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार का गठन कब किया गया था? अभी मैंने एक क्वेश्चन बताया था कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार का गठन हुआ, बताओ 1946। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है 1946 बताया था, लेकिन आप लोगों को सेम एग्जाम के लिए दिया था कि 9 दिसंबर 1946 को भारत में क्या चल रहा था? संविधान सभा का प्रथम बैठक थी, है ना। लेकिन 1946 में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार का गठन किया गया, है ना। इस चीज को ध्यान रखना है, 9 दिसंबर नहीं लगाना है, ठीक है। हाँ, अगर आपसे पूछा जाए तो 1946 ही आपको बताना है। क्या बताना है? 1946 ही आपका महत्वपूर्ण है। अगर आपसे पूछा जाए कि सुरक्षा परिषद में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की बात हो रही है, संयुक्त राष्ट्र संघ के अभिन्न अंग की बात कर रहे हैं या फिर उनके अंगों की बात होगी, उसमें आपका एक क्वेश्चन लिखो। जैसे सुरक्षा परिषद की बात चल रही थी, तो सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने समय या कितने समय के लिए चुने जाते हैं? अस्थायी क्वेश्चन हम दोबारा से बोल रहे हैं कि सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने समय के लिए चुने जाते हैं? कितने समय के लिए चुने जाते हैं? तो वो समय है 2 वर्ष, मात्र 2 वर्ष के लिए। ठीक है, 2 वर्ष में ये बदलते रहते हैं। कैसे रहते हैं? अस्थायी सदस्य जो है बदलते रहते हैं। अच्छा, तो इसमें सदस्य कितने होते हैं?
ये भी लिख लो। देखो सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या, स्थायी सदस्यों की संख्या और कुल सदस्यों की संख्या। तो पहले सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं ये चीज ध्यान रखना है। तो वो सदस्य कितने, 15 सदस्य होते हैं किसमें, सुरक्षा परिषद। अगर पूछा जाए कि इसमें स्थायी कितने सदस्य होते हैं तो वो भी लिख लो। स्थायी जो होते हैं इसमें स्थायी सदस्य 5 सदस्य ऐसे रहते हैं जो स्थायी रहते हैं, बाकी के सदस्य जो अस्थायी सदस्य रहते हैं हर 2 वर्ष में बदलते रहते हैं। ठीक है, समझ गए हैं। वहां अब ऐसा क्वेश्चन बनेगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में, चार्टर से रिलेटेड भी कुछ बात बताई थी अभी मैंने। चार्टर में कितने आर्टिकल्स होते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितने अनुच्छेद हैं, 111 बताए थे अभी, 111 है। बच्चे ध्यान नहीं दे रहे हैं, 111 आर्टिकल्स बताए गए थे, ध्यान रखना है। ठीक है बेटा, ध्यान रखो। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन, कितने मैंने इसमें ऐड किया है, बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व से शुरू हुआ था और संयुक्त राष्ट्र संघ तक की बात, मतलब आपको ध्यान रखना है जो शब्द आपके पास आते जा रहे हैं उसको क्लियर करते जा रहे हैं। मान लिया जाए संयुक्त राष्ट्र संघ की बात चली तो वहां पर जितने टॉपिक आ रहे हैं वो आपको ध्यान से सीखते जाना ताकि आपका भूला। और एक चीज और ध्यान रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर मानवाधिकार का गठन कब हुआ, 1946 में, है ना। ऐसे भी ध्यान रखना कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हुआ या फिर राष्ट्रीय लेवल पर, ये चीज भी ध्यान रखना है। मतलब अपन को बारीकी से पढ़ना है। ठीक है, तो हमें ये बताओ कि संयुक्त राष्ट्र की मौलिक सदस्यता के बारे में प्रावधान कौन से अनुच्छेद के तहत है। मान लिया जाए कि किसी व्यक्ति देश को संयुक्त राष्ट्र की मौलिक सदस्यता लेनी है तो कौन से आर्टिकल से, क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन आप लोग लिखो कि संयुक्त राष्ट्र की मौलिक सदस्यता के बारे में संयुक्त राष्ट्र की मौलिक सदस्यता के बारे में प्रावधान है अनुच्छेद 3 में। इसमें अनुच्छेद 3 में, अनुच्छेद 3 में यदि संयुक्त राष्ट्र संघ की मौलिक सदस्यता लेनी है तो अनुच्छेद 3 के माध्यम से दे सकते। ठीक है, एक और महत्वपूर्ण संयुक्त राष्ट्र से रिलेटेड एक क्वेश्चन और है, लिखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर में, संयुक्त राष्ट्र चार्टर में, संयुक्त राष्ट्र चार्टर में संयुक्त राष्ट्र चार्टर में आत्मनिर्णय के सिद्धांत का उल्लेख है किस अनुच्छेद में। संयुक्त राष्ट्र चार्टर में आत्मनिर्णय के सिद्धांत का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो आपको इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए दिया है ताकि आप लोग समझे। ध्यान रखो, ये क्वेश्चन आपको एक तरह से होमवर्क कह सकते हैं, आपको उसको सर्च करके लाना है। क्यों लाना है, क्योंकि अगर आप 1-2 क्वेश्चन मैं पर डे ऐसे देता हूँ ताकि बच्चे घर पे जाके सोचें, आप दूसरे दिन आओगे तो मैं आपसे पूछ लिया जाएगा कि क्या था, क्योंकि वैसे तो आपको पढ़ना नहीं है, जब बता दिया जाता तो आपको सिर्फ लिख लिया जाता। 1-2 क्वेश्चन ऐसे रहे जो आपको ढूंढने के लिए दे दिए जाए। ठीक है, तो आप ध्यान रखना, एक क्वेश्चन आपको दिया गया है, इसको ढूंढ लेना है। बाकी का क्लास जो है आपकी यही, इसी में जितना भी आज का टॉपिक था मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया गया है। बाकी की क्लास आपको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से बता दी जाएगी।